उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजन अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें यूरिया सर्वाधिक अविष-टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम अविष और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासन किया जा सकता है। अमोनिया की उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियों, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के कलोम, गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूल हेतु जल की हानि को बचाने के लिए प्राणी कम अविष नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। इसे वृक्कों द्वारा निस्संद के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों को अधात्रि मैट्रिक्स में प्रसारणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकों में यह संरचना सरल नलिका रूप में होती है, जबकि कशेरुकों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप से नीचे दिए गए हैं। अधिवृक्क या प्रोटोनेफ्रिडे या ज्वाला कोशिकाएं प्लेटिहेल्मिंथेस जैसे चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया रोटिफोर, कुछ एनेलिड, सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिओक्सिस आदि में उत्सर्जी संरचनाई रूप में पाए जाते हैं। अधिवृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे प्राशरण नियमन से संबंधित है। केंचे व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन और प्राशरण नियमन में मदद करती है। झींगा या प्रॉन जैसे क्रेस्टेशियन प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथिका या एंटिन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा यह अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेमी और चौड़ाई 5 से 7 सेमी, मोटाई 2 से 3 सेमी तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कोनिकीय सतह के मध्य में खांच पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणियां पेल्विस कहते हैं तथा इसके निकलने वाले प्रक्षेपक प्रोजेक्शन को चषक या कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कोर्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला होता है। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड जैसे मध्यांश पिरामिड में बंटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तनी के स्तंभ कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्तनी भी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु या नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं और वृक्क नलिका भी कहा जाता है। कुछ वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं अफरेंट आर्टियोल से बने केशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका या एफरेंट आर्टियोल द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमन संपुट मिलकर
मेलपिगिकाय अथवा वृक्क कणिका या कार्पल्स बनाते हैं। बोमन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृकाणु में हेयरपिन के आकार का एक हेलने लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडली नलिका दूरस्थ संवलित नलिका प्रारंभ होती है जिसे डीसीटी कहते हैं। अनेक वृकाणु की दूरस्थ संवलित नलिका एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती है। वृकाणु की वृक्क कणिका, समीपस्थ संवलीय नलिका, दूरस्थ संवलीय नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेलने लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृकाणुओं के हेलने लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृकाणु को वल्कीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृकाणुओं के हेलने लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धसे होते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृकाणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेलने लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वल्कुटीय वृकाणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हाशी होती है। मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में तीन प्रमुख या मुख्य प्रक्रिया सम्मिलित है: गुच्छ निषेधन, पुनः अवशोषण, स्त्रवण, जो वृकाणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निषेधन होता है जिसे गुच्छ या गुच्छीय निषेधन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निषेधन किया जाता है जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निषेधन करता है। ये तीनों परतें गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच में पाई जाने वाली आधार झिल्ली बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निषेध खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परानिषेधन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निषेधन की गई मात्रा गुच्छ निषेधन दर या जीएफआर कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हर दिन 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। गुच्छ निषेधन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छ निषेधन आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क में स्थल पर दूरस्थ संवलीय नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निषेधन दर में गिरावट इन आसान गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्राव के सक्रिय करती है जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निषेधन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निषेधन की आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निषेधन को वृक्कों नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा अपनाए जाते हैं। उदाहरण निषेध पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृकाणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निषेधन में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्त्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका। यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+, अमोनिया, K+ आयनों का निषेध में स्त्रवण और बाइकार्बोनेट का पुनर्शोषण करती है। हेलने लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनर्शोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की
यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाती हुई निश्चंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निश्चंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने के लिए निश्चंद तन या डाइल्यूट हो जाता है। दूरस्थ संवलित नलिका एडिसिटी विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनर्शोषण इस भाग से होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनर्शोषण एवं हाइड्रोजन व K+ और अमोनिया का चयनात्मक रूप से स्त्रावण करती है। संग्रह नलिका यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निस्यंद या क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार को नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसा कि वलकुट की ओर 300 मिलीमीटर ऑस्मोसिस लीटर से होता है। आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 ऑस्मोस लीटर होता है। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। सोडियम क्लोराइड का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिससे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग से विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश की अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का साधन करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के हाशिए को रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती है। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि या सानिध्य गुच्छ उपकरण जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रता में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता या डाययूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरोहाइपोसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्शोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्राव का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचित प्रभावी द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्त का दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका। गुच्छीय रक्त दाब जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त कर देती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक वैसोक्रेस्टिएटर है, जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को
एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम तथा जल का पुनर्शोषण होता है। इससे भी रक्त का दाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक एएनएफ स्रावित होता है। एएनएफ से वाहिका विस्फारण या रक्त वाहिनियों का विस्फारण होता है, जिससे रक्त का दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का कार्य करता है। मूत्रण वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति के इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शीतलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है और जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय pH 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों को कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की क्रिया को क्रुसुक क्रिया जैसे रोग को निदान में मदद करती है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन की उपस्थिति कीटोनयूरिया मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण होते हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका वृक्क के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जित अपशिष्टों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 मिली प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाले पसीना एक जलीय द्रव है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के निष्कासन में भी सहायता करते हैं। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन में करती है। यह स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी किया जाता है। वृक्क विकृतियाँ वृक्कों की क्रुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाती है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संग्रह नाइट्रोजन अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली में अपोहनी द्रव में अणुओं का अवगमन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्य निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। रीनल कैल्कुलाई वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टलीय लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट आदि। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छ शोथ वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता।